यहाँ से भाई आज हम लोग लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को एक तरीके से स्टार्ट किया था और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है या फिर वेरी करता है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था। आज हम लोग अगेन अपने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझना है पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो आपको ये टेक्निकल वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए भाई कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या एक्चुअल मीनिंग है, या फिर कहिए इसका रियल लाइफ में रोल क्या होता है। ओके, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एनालॉगस दूं, और ये एक छोटा सा मोटिवेशन है भाई आप लोग के लिए। जैसे आप कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, फिर चाहे वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, और उस सब्जेक्ट में किसी भी एक टॉपिक को उठा लीजिए। जैसे हम लोग का अभी कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस चल रहा है, तो स्टार्टिंग के जो कुछ पोर्शन होंगे, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबको समझ में आ जाएगा, या फिर कहिए जो आपका आइसोलेटेड स्फीयर है उसके चलते जो कैपेसिटेंस बन रहा है वो भी सबको समझ में आ जाएगा। कैपेसिटेंस का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिर कैसे काम करता है, कैसे चार्ज स्टोर करता है, ये सब सबको समझ में आता है भाई। लेकिन जब आप उसी टॉपिक के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और इस तरीके का अगर आप टेक्निकल वर्ड नहीं समझते हैं, या फिर इसका मीनिंग क्या है रियल लाइफ में, या फिर कितना इंपॉर्टेंस है, इस चीज को अगर आपने स्किप कर दिया ना, तो फिर ये सब पूरा का पूरा टॉपिक बोरिंग लगने लगेगा भाई। ओके, और यही कारण है कि जो कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस हो गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ये सब में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है एक तरीके से। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वापस से अपने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर आकर के पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या उसको फिर समझेंगे। और पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, तो फिर से हम लोग को वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाना पड़ेगा। और ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन डालूंगा, ताकि आप इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाएं। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि इसमें हम लोग पढ़ते किस चीज़ के बारे में है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जिक्र किया है कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो एटम से मिलकर के बने हुए हैं। और अगर आप एटम को भी एक तरीके से जूम करके देखेंगे तो उसमें आपको एटॉमिक पार्टिकल्स देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन के चलते नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के चलते पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ओवरऑल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ ये दो चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज के बारे में और एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में। अब हम लोग को पता है कि अगर आपके पास कोई सेम चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और वही अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये सब पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है। और ये जो बताया गया है प्रिंसिपल, ये कूलॉम्स लॉ के द्वारा दिया गया था। और अगर अट्रैक्ट कर रहा है फिर रिपेल कर रहा है, तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा फिर अट्रैक्ट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी पता है हम लोग को। F इक्वल टू जो दोनों चार्ज है, ये Q1 हो गया, वो Q2 हो गया, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ दोनों का चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 ER और R², जहाँ पे R क्या है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है। और यहाँ पे हम लोगों ने परमिटिविटी के ऊपर भी बात किया था कि अगर आप इसके अंदर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, तो रिलेटिव परमिटिविटी का कुछ वैल्यू होगा तो बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल आपका फोर्स एक तरीके से कम जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये दोनों चार्ज दूर हैं एक दूसरे से, है ना, आपस में दूर है, डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। जैसे अगर मैं रियल लाइफ में इस बोर्ड को धक्का देना चाहता हूं भाई, ठीक है, तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, इसको मुझे ऐसे टच करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बोर्ड क्या होगा, एक तरीके से मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों बिना कांटेक्ट बनाए हुए, बिना मूव किए हुए क्या हो रहा है, एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है। तो सीधी सी बात है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा कनेक्शन होगा, है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो हम लोग पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का बाहर की तरफ बनता है इस तरीके से, है ना। और वही अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ओवरऑल आपका
अंदर की तरफ बनेगा। अब यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ क्यों बन रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ क्यों बन रहा है। तो इसके पीछे का भी रीजन समझ लीजिए भाई। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास क्या है, अपना बहुत बड़ा मास है, यानी सीधी सी बात है इसका अपना खुद का मास है। तो किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो क्या बनाता है, ये अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। तो अगर मैं इस अर्थ के बाहर में मान लेते हैं 10 मीटर के हाइट पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो ओवरऑल ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं भाई, या फिर कहिए जो भी आपने बॉडी रखा है, ये बॉडी किधर की तरफ आएंगे, ये इधर अर्थ की तरफ नीचे गिरने लगेगा तुरंत। समझ में आ रहा है बात को। इसका मतलब क्या हुआ, इन बॉडी के ऊपर या फिर इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये नीचे डायरेक्शन में लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन में किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है, फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को दिखाऊं तो इसको मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। अब ये बॉडी कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे रखिए, हर जगह क्या लग रहा है, एक तरीके से इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है भाई। इसीलिए जब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को दिखाते हैं, और अगर आप इस अर्थ की बात करें तो अर्थ अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है या फिर कहिए बहुत बड़ा बॉडी है ना। तो अगर आप मान लेते हैं जैसे आप बाइक चला रहे हैं भाई रोड पे, तो रोड जो दिखेगा आपको वो एक तरीके से फ्लैट दिखेगा ना, समझ में आया बात को। तो अगर आप इस बड़े से बॉडी पे एक छोटे से हिस्से में अगर आप खड़े होंगे तो वो छोटा सा हिस्सा आपको फ्लैट दिखेगा। क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे अगर इस अर्थ के छोटे से सरफेस को दिखाऊं तो मेरा सरफेस क्या होगा, एक तरीके से फ्लैट होगा। तो इस फ्लैट वाले सरफेस पे अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। ये मेरा हो गया एक तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों, क्योंकि हम लोग किसी भी बॉडी को अगर रखेंगे तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा भाई, अब यहाँ पे बार बार पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है भाई, कोई भी बॉडी समझ लिए, चार्ज भी आप समझ सकते हैं, चार्ज भी अपने आप में एक बॉडी है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में आपका फील्ड को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग आते हैं वापस अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो हम लोग को पता है भाई कि अगर आपके पास कोई चार्ज है यहाँ पे, तो ये चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्लियर हुआ। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये सब जो लाइंस दिखाते हैं हम लोग, ये इमेजिनरी लाइंस होता है ताकि हम लोग इस सब्जेक्ट को इजी वे में समझ सके, या फिर कहिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर आपको समझाना हो तो उनको एक तरीके से समझाने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। ओके, तो ओवरऑल ये अगर चार्ज है तो इस तरीके का, या फिर ऐसे समझिए इसके सराउंडिंग में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे फील्ड होंगे, ऐसा आप इमेजिन कीजिए, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक चार्ज ले रहा हूं भाई। चार्ज मतलब इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्लियर हुआ। टेस्ट चार्ज को हम लोग Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का होगा, मींस पॉजिटिव चार्ज होगा, 1 कूलम का होगा। तो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की कोशिश करूं तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा भाई, क्योंकि हम लोग को पता है टेस्ट चार्ज मेरा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये भी मेरा चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या करेगा, एक तरीके से इसको बाहर तरफ धकेलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो टेस्ट चार्ज है, मान लेते आपने एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, है ना। तो कहीं पे भी रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, कहीं पे भी आप टेस्ट चार्ज को रखिए, इस पे जो आपका फोर्स लगेगा ये हर एक जगह पे बाहर की तरफ लगेगा, है ना। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फोर्स देख रहे हैं भाई बाहर की तरफ लग रहा है, इसलिए हम लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी क्या दिखाते हैं, बाहर की तरफ दिखाते हैं। किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। और वही अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लूं तो ओवरऑल इसका भी क्या होगा, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे बहुत सारे, है ना, जो हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप चार्ज को रखिए, है ना, टेस्ट चार्ज को अगर आप रखते हैं इस तरीके से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, तो ओवरऑल इस पे जो फोर्स लगे, क्या लगे, पॉजिटिव चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, तो हमेशा अंदर तरफ इसको खींचेगा। इसका मतलब क्या है, इस पे फोर्स जो एक तरीके से अंदर तरफ लग रहा है, इसलिए हम लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ दिखाते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने सिचुएशन दिखाया था ये आइसोलेटेड चार्ज था भाई। आइसोलेटेड चार्ज कहने का मतलब क्या, ये अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है, स्पेस पे कहीं रखा हुआ है, और ये भी अपने आप में क्या था, आइसोलेटेड चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है और कुछ दूरी पे आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है। पहले समझिए एक पॉजिटिव चार्ज है, कुछ दूरी पे आपका एक और पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे दोनों के चलते, तो इधर देखिए ये ऐसे निकलेगा, इधर से ऐसे बाहर तरफ निकलेगा, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें भी इधर की तरफ बाहर तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे भाई
तो ये बाहर तरफ तो निकल रहा है, इसका भी बाहर तरफ निकलेगा, लेकिन दोनों क्या एक दूसरे के ये सेम डायरेक्शन में, भी इधर आ रहा है, भी इधर आ रहा है, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रिपेल करेगा एक तरीके से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बेंड हो जाएगा। समझिए इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ओके, तो अगर आपको दो सेम चार्ज को दिखाना हो तो इसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है ऐसे बेंड हो जाता है। वही अगर भाई मैं यहाँ पे दिखाऊं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को, तो ओवरऑल देखिए यहां से तो बाहर तरफ निकलेगा और यहाँ पे क्या होगा, अंदर तरफ जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्लियर हुआ, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से चिपक जाएगा। अब इधर वाले पोर्शन में देखते हैं, बाहर तरफ निकलने की कोशिश करेगा, है ना, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा इस नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट कर जाता है, तो इस तरीके से बेंड हो जाएगा। इधर वाला ऐसे जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने के चलते ऐसे बेंड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, और बाकी का जो है आपका इस तरीके से तो इस तरीके से भाई हम लोग एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं। ओके, बाकी आपका ऐसे होता है। अब एक चीज और समझिए, अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहा है भाई, तो कैपेसिटर में भी एक चीज समझिए, मैंने आपको बताया था प्लेट है, तो इसको अगर मैं बैटरी से जोड़ दूं तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उधर आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो ओवरऑल हर एक चार्ज से क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनेंगे। तो ओवरऑल समझिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है ये हर जगह क्या है, एक तरीके से सेम है, हर जगह क्या है, सेम है। अब यहाँ पे आप एक आइसोलेटेड चार्ज के ऊपर फोकस कीजिए। आइसोलेटेड चार्ज को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं भाई, तो ये एक फील्ड लाइन, एक ये फील्ड लाइन और एक ये फील्ड लाइन, एक ये फील्ड लाइन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना करके निकल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में आपका एक तरीके से डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझाया था भाई। इंटेंसिटी क्या बताता है, फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है, समझ में आया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बाहर पे यानी इन्फिनिटी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज, इसको अगर आप उठा करके इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रखेंगे, तो पहले मान लेते हैं यहाँ पे रखा ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे रखा, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या होगा, E इक्वल टू एफ के बराबर होता है। मींस इस टेस्ट चार्ज को अगर आप उठा करके ए पॉइंट पे रख रहे हैं, इस ए पॉइंट पे रख रहे हैं, तो जो भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा वही क्या होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर आप सेकंड केस में इस टेस्ट चार्ज को उठा के इस बी पॉइंट पे रखेंगे, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा लगेगा, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी एक तरीके से ज्यादा है ना। तो आप समझ सकते हैं भाई कि यहाँ पे जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे, यानी बाहर वाले एरिया में, बाहर वाले हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैपिंग होता है वो बढ़ते चला जाता है। मींस इधर मेरा क्या हो जाएगा, फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है। और वही अगर आप इसके चार्ज के नजदीक देखेंगे, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, लाइन बहुत नजदीक है, इसके चलते यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, सरफेस के पास स्ट्रांग है, और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक होते चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका देख रहे हैं डेंसिटी, मैंने आपको एक रिलेशन ड्राइव किया था, जो डेंसिटी था ये क्या था, E0 ER और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डेंसिटी चाहिए, वो क्या है, एक तरीके से इंटेंसिटी के साथ आप रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी को मल्टीप्लाई करें, डेंसिटी निकल जाएगा। तो वही इंटेंसिटी से भी समझ सकते हैं भाई कि यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा लगेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, और यहाँ पे इंटेंसिटी कम है क्योंकि फोर्स आपका कम लग रहा है एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मेरा बस यही कहना था भाई कि दो फील्ड के बीच में आपका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट पे, यानी हर एक जगह दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मींस हर एक पॉइंट पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो सेम है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो आपका फील्ड का स्ट्रेंथ है, फिर ये उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अलग अलग है। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सब समझ में आ गया होगा। हम लोग एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज के लिए क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर की तरफ दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए क्यों अंदर की तरफ दिखाते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखिए एक चीज और समझा दो, अगर आप
इस प्लेट के बाहर देखेंगे ना, प्लेट के बाहर वाले हिस्से पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है भाई, बैंड हो जाता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होता है क्योंकि बाहर की तरफ जाना चाहता है तो ओवरऑल नेगेटिव प्लेट इसको बैंड कर लेगा। तो अंदर में यूनिफॉर्म होता है और जो नीचे वाला कॉर्नर होता है वहां पे आपका नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, और चार्ज कुछ नहीं, दो ही तरीके का है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चलते आता है। अब जब आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो आपको फिर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा भाई फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स का मतलब ओवरऑल समझिए, फ्लक्स का मतलब ओवरऑल समझिए भाई, ये होता है फ्लो। अगर आप गूगल करेंगे फ्लक्स और आगे में लिख दीजिए मीनिंग, हिंदी मत डालिएगा, यहाँ पे लिखेगा मीनिंग इन इंग्लिश, तो वहां पे आपको समझाएगा कि फ्लक्स कुछ नहीं, ये फ्लो है। फिर चाहे वाटर का फ्लो हो, ब्लड का फ्लो हो, या फिर कहिए एयर का फ्लो हो। ओके, तो अगर यहाँ पे हम लोग फ्लक्स को समझने के लिए हम लोग एक विंडो का एग्जांपल है। विंडो कहने का मतलब खिड़की, जैसे ये मान लेते आपका घर है, ओके, तो इस घर में मान लेता भाई विंडो है, और इस विंडो के बाहर यानी रूम में आप अंदर में बैठे हुए हैं इस तरीके से, तो सीधी सी बात है आप अंदर में बैठे हुए हैं तो हवा जा रहा है एक तरीके से, तो भाई हवा जो एंटर कर रहा है इस घर के अंदर, ये इस विंडो से ही होकर के जा रहा है ना, और इस विंडो का क्या एक तरीके से कुछ ना कुछ एरिया होगा जिसको हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे, समझ में आया। तो जितना हवा एक तरीके से इस रूम में जा रहा है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि जो भी आपका एयर या फिर विंड इस पर्टिकुलर एरिया से जा रहा होगा, वही एक तरीके से हवा क्या हो रहा होगा, रूम के अंदर एंटर कर पा रहा होगा। बाकी तो दीवार है ना, चारों तरफ दीवार है, उस दीवार के अंदर से थोड़ा ना एक तरीके से पेनिट्रेट करके चला जाएगा, विंडो से ही जाता है हवा, है ना। तो ओवरऑल फ्लक्स को समझिए भाई, फ्लक्स को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी जस्ट बताया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स दोनों फील्ड के बीच में यानी सभी फील्ड के बीच में जो गैपिंग होता है वो बराबर होता है। और कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो दो प्लेट ले लीजिए और दोनों को बैटरी से जोड़ दीजिए, ओके, एक पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, नेगेटिव प्लेट तो इस तरीके बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे एक, क्योंकि हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको सही से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। तो अभी जस्ट बताया फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, तो हम लोग यहाँ पे एक एरिया लेना पड़ेगा, तो एक छोटा सा एरिया ले लीजिए, और एरिया क्या है एक तरीके से परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, तो ओवरऑल इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसका एक डायरेक्शन होगा, तो सरफेस एरिया यानी जो सरफेस बन रहा है इसका एरिया जो है भाई, इसका डायरेक्शन भी हम लोग इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा एक तरीके से 0 हो जाएगा। और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से पास होता है वो कितना हो जाएगा आपका E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि अगर आपने अभी ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्री, अगर आप ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे तो सीधी सी बात है इस सरफेस एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रहा था वो चेंज हो जाएगा, समझे। तो आपका ओवरऑल ये कॉस थीटा के साथ चेंज होता है, और क्योंकि ये कॉस थीटा इसका मतलब क्या, हम लोग वेक्टर ई इंटेंसिटी होता है भाई, ठीक है, डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा किस में टूटता है, कॉस थीटा में, ओके। और डॉट प्रोडक्ट का हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्लियर हुआ। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। और वही अगर आपका कोई, अगर मान लेते हैं साइन थीटा होता है तो साइन थीटा हमेशा क्रॉस में टूटता है भाई, और क्रॉस का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये सब फिजिक्स का एक तरीके से बेसिक रूल है। तो अभी तक भाई हम लोगों ने फ्लक्स को समझ लिया है, और फ्लक्स कैसे वेरी करता है, फिर फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, है ना। यानी अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, मींस स्फीयर है, इसमें मैंने कोई चार्ज दिया तो उसके लिए फिर हम लोग इस चार्ज भाई पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, है ना। तो अभी जस्ट बताया कि अगर ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करना है ना, तो ओवरऑल आपको क्या दिखाना हो, एक सरफेस एरिया लेना पड़ता है। तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे क्लोज सरफेस एरिया ले लेते हैं, जो हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया लेंगे इस एरिया से, क्योंकि भाई अभी जस्ट बताना अर्थ अपने आप में बहुत बड़ा बॉडी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक छोटे से हिस्सों को देखेंगे, जैसे रोड है आपका, रोड पे अगर आप बाइक चला रहे हैं तो क्या दिखेगा, फ्लैट दिखेगा। तो ये जो सरफेस है मेरा बहुत बड़ा सरफेस है, तो अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लेंगे यानी छोटा सा एरिया लेंगे तो एरिया भी क्या होगा, फ्लैट होगा, इस तरीके का फ्लैट होगा, समझ में आया। तो इस फ्लैट एरिया से यानी इस छोटे से एरिया से कितना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, और अगर मुझे ये पता चल जाए तो ऐसे छोटे छोटे एरियाज में क्या बनेंगे, बिलियंस ट्रिलियंस बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे, है ना। तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से एरिया के चलते जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर हुआ।
ओके, तो ये सब पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में आगे बढ़िएगा तो कुछ यहाँ पे टेक्निकल वर्ड समझना होता है भाई, जैसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्लियर हुआ? इतना समझने के बाद फिर हम लोग अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर आएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं भाई, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हम लोग यहाँ पे अर्थ की बात करें तो ओवरऑल अर्थ का क्या है, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। और एक चीज समझिए, ये ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया। तो जितने भी बॉडी होते हैं, जो भी बॉडी है भाई नेचर के हिसाब से वो हमेशा जीरो पोटेंशियल पे ही रहने की कोशिश करता है, फिर जीरो पोटेंशियल पे ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉल का एग्जांपल लूं तो बॉल हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमेशा ग्राउंड पे ही पड़ा हुआ रहेगा। ग्राउंड पे इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बताइए, ये होता है मेरा mgh। इसका मतलब क्या, हाइट क्या, एक तरीके से अर्थ पे पड़ा हुआ हाइट जीरो, इसका मतलब क्या, मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। तो जितने भी बॉडीज होते हैं भाई किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, वो हमेशा, फिर चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएंगे, वो हमेशा जीरो पोटेंशियल पे ही रहता है। ओके, लेकिन अब समझिए कि मैं यहाँ पे इस बॉल को क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। और फोर्स लगने के चलते डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे वर्क डन कर रहा हूं, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे cos थीटा भी रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता है जो थीटा होता है किसके किसके बीच का एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो आप देख रहे हैं फोर्स मैं ऊपर तरफ लगा रहा हूं, है ना, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये भाई मूव किधर कर रहा है, ये भी ऊपर तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा मेरे यहाँ पे जीरो हुआ, क्योंकि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का सेम डायरेक्शन है, ये जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल हम लोग वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर वे में ये बोला, और अभी जस्ट पता है cos थीटा कहीं पे भी होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जो वर्क होता है ये फोर्स क्या अपने में वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, भी आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल मैंने इस पे क्या है, एक्सटर्नल वर्क किया है। तो एक्सटर्नल वर्क करके क्या कर दिया भाई, मान लेते हैं यहाँ पे एक हाइट पे मैंने इस बॉल को रख दिया, ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने इस पे वर्क डन किया है वही वर्क डन क्या हो जाता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, नहीं ये हो जाएगा आपका mgh। अब समझिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट लगा रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ है और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ है ना। तो ओवरऑल अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे तो इससे आप देख रहे हैं कि जो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी है एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है ना। तो कहीं पे भी अगर वर्क डन करने के कारण किसी भी बॉडी का अगर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या, इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। समझ में आया? सबसे पहले समझिए कि जो आपने वर्क डन किया है भाई फील्ड के अगेंस्ट, अगर आप वर्क डन कर रहे हैं तो ऐसे वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर हुआ? इस वर्क डन को हम लोग बोले पॉजिटिव वर्क डन। और इस वर्क डन के चलते क्योंकि मेरा पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसी चीज को आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो भी आपने काम किया है और उस काम के चलते किसी भी बॉडी का अगर पोटेंशियल एनर्जी में एक तरीके से इंक्रीमेंट हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगे तो वैसे वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। जो वर्क डन है मेरा पॉजिटिव वर्क डन है। क्लियर हुआ? और अब देखिए सेकंड केस इसी में समझिए, मैंने इस बॉल को क्या कर दिया है, एक्सटर्नल वर्क डन करके इस हाइट पे रख दिया है। अब इमेजिन कीजिए कि अब जो है इसके नीचे से जो मैंने सपोर्ट दिया हुआ था ना, इस सपोर्ट को मैं यहां से हटा दे रहा हूं। सपोर्ट को मैंने यहां से हटा दिया तो भाई अब क्या होगा, ये बॉल नीचे गिरने लगेगा। तो नीचे गिर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। लेकिन ये जो फोर्स है ये मैं खुद से नहीं लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रहा है। ये फील्ड एक तरीके से इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। समझ में आया? तो अगर फील्ड के चलते इस पे फोर्स लगे और फोर्स लग रहा है तो सीधी सी बात है इसमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग हमेशा भाई छोटा सा मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ आया, है ना। तो ओवरऑल फील्ड के चलते फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के चलते यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ओवरऑल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी हो रहा है, इसका मतलब क्या, वर्क डन हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो वर्क डन हो रहा है ये कौन कर रहा है, ये फील्ड कर रहा है भाई, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहा है। तो अगर फील्ड किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क डन करता है तो इसके चलते
इस फील्ड के चलते वर्क डन जो किया गया है उसके द्वारा इस बॉडी का हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से डिक्रीज होता है भाई, ठीक है, क्योंकि ये नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया ना, तो जैसे जैसे नीचे गिरेगा इसका मतलब क्या होगा, हाइट इसका कमते चला जाएगा। ओके, और हाइट कमते चला जा रहा है इसका मतलब क्या, इसका पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से घटते चला जाएगा। ओके, तो फील्ड के द्वारा अगर कोई वर्क डन कर रहा है तो वैसे वर्क डन को हम लोग बोलते हैं, वैसे वर्क डन को बोलते हैं हम लोग भाई नेगेटिव वर्क डन। समझ में आया? क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि इस वर्क डन के कारण क्या हो रहा है, एक तरीके से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसका पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से क्या कर रहा है, इसके मतलब ये जो वर्क डन है क्या कर रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करते चला जा रहा है। तो अगर आप कहीं पे भी एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं तो उसके चलते आपका बॉडी का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, तो वैसे वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और वही अगर कहीं पे फील्ड काम कर रहा है, फील्ड के द्वारा अगर वर्क डन हो रहा है तो इस वर्क डन के कारण इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये डिक्रीज होता है, तो ऐसे वर्क डन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। क्लियर हुआ? और कुछ समय के बाद ये बॉल क्या हो जाएगा, नीचे जमीन पे आ जाएगा और यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से जीरो हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है एक अर्थ का एग्जांपल लेकर के। अब हम लोग आते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके बाद हम लोग ये सब टेक्निकल वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे भाई और फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। इतना सारा बैकग्राउंड बनाना इसलिए जरूरी भाई ताकि आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहे, ठीक है। समझिए, मान लेते हैं मेरे पास ये दो प्लेट है, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा और ये मेरा नेगेटिव प्लेट बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट बताया हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तरफ आता है ना। तो अब समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाया था, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया। मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड था और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मान लेते हैं भाई कि मैं यहाँ पे एक चार्ज रख रहा हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, जीरो पोटेंशियल पे रहेगा, जीरो पोटेंशियल पे रहेगा। इसको कहीं पे भी रख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे रखिए, कहीं पे भी अगर आप रखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अपने आप ये जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा। जीरो पोटेंशियल कहना मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट में आकर चिपक जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव प्लेट है, तो ओवरऑल अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या है, जीरो पोटेंशियल पे है। अब देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ से इसको पकड़ करके ऊपर तरफ लेके जा रहा हूँ। मींस मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ और इस एक्सटर्नल फोर्स के चलते जो वर्क डन होगा इसको भी मैं एक्सटर्नल वर्क डन करूंगा, है ना। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके चलते मान लीजिए यहाँ से उठकर कहाँ पहुंच गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो वर्क डन किया, एक्सटर्नल वर्क डन जो किया है मैंने अपने हाथों के द्वारा भाई, तो इसके चलते क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं हाथ छोड़ूंगा वैसे क्या हो, नीचे तरफ भागने लगेगा। मींस इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है ना। तो ये सब ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात किया हम लोगों ने, कैसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है या फिर कैसे आ रहा है, ये सब हम लोग फोकस नहीं करेंगे भाई। समझिए, जो भी एक्सटर्नल वर्क डन किया हम लोगों ने, इसके चलते इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया एक तरीके से। समझ में, यहाँ पे नीचे में सपोर्ट भी दे दिया। तो क्योंकि इस वर्क डन के चलते इसका पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या, ऐसे वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर हुआ? अब सेकंड केस में समझिए भाई, मैंने जो सपोर्ट दिया था इसको मैं नीचे से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे से हटाऊंगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताइए, ये फिर से नीचे गिरने को, यानी इसके ऊपर अब क्या होगा, ये फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक तरीके से फोर्स लगाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखता है तो फोर्स लगता है। फोर्स क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो आपने चार्ज रखा है वो। तो अभी मान लेते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये सब मिटा देता हूं मैं क्योंकि अब ये नीचे वाला चार्ज हम लोग का ऊपर पहुंच गया। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कितने के बराबर होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो। तो टेस्ट चार्ज लेके चल रहा है, तो इस फोर्स के चलते आप देख रहे हो फिर से एक डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, मींस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मींस वर्क डन होगा यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन होगा। और ये वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो वर्क डन होगा इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो एक तरीके से डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन। ये मेरा एक तरीके से नेगेटिव वर्क डन हो रहा है क्योंकि फील्ड काम कर रहा है ना। अभी जस्ट बताया कहीं पे भी फील्ड काम करेगा तो उसके चलते जो वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि ये वर्क डन के चलते क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से डिक्रीज हो रहा है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखिए भाई थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग।
अगर हम लोग इस फील्ड के द्वारा इस वर्क के ऊपर फोकस करें, तो ये वर्क क्या है, इसको मैंने बोला नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहा है, और ये वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को जब आप बुक फॉलो करेंगे भाई, तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए दिया जाता है। तो मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है ये मेरा डेल एस है, कोई दिक्कत, या फिर डेल आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लेते हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स के चलते छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेगेटिव वर्क डन होगा। अब देखिए इस पे जो फोर्स लग रहा था मेरा, ये जो फोर्स लग रहा था क्या था, ई नेगेटिव है, नेगेटिव साइन रखेंगे, ठीक है, माइनस इस फोर्स की जगह मैं पुट कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मेरा जो चार्ज है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है डेल एस वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से वर्क डन हो गया भाई। ओके, क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग इस चीज को यहां पे पॉज कर रहे हैं। अब हम लोग वापस से अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, भाई देखिए बुक के ऊपर आते हैं, या फिर एक यहाँ पे डेरिवेशन करवा देता हूँ भाई, उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं बुक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पोटेंशियल ग्रेडियंट समझना है। तो ये मेरा हो गया वर्क डन भाई, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको 2 लेक्चर पहले या फिर 2 या 3 लेक्चर पहले मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आप पढ़ेंगे तो डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, जिसको हम लोग कभी कभी सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे डी यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में डी यूज किया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होता है, इसको अगर इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करें तो ये होता है ई नॉट ई आर, और यहाँ पे होता है ई, समझ में आया। यानी डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होता है डी इक्वल टू, यानी डेंसिटी इक्वल टू ई नॉट ई आर, और ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यानी ये आप कहेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिखूं भाई, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच का, वर्क डन एंड वोल्टेज, या फिर कहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज लिख देता हूँ, ठीक है, वोल्टेज। इस पे हम लोग आएंगे, अभी इसको पॉज करते हैं भाई, आते हैं बुक के ऊपर, ठीक है। इस पे हम लोग आएंगे वापस से। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया चार्ज के बारे में। चार्ज के चलते आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। चार्ज के चलते हम लोग का क्या है, जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव वर्क डन कंसिडर करते हैं, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे आते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो अभी ये सब हम लोग को मिटाना पड़ेगा भाई, इससे ज़्यादा बेटर है कि इस पेज को हम लोग न्यू पेज में ओपन कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बोलता है वी नो दैट अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फील्ड विच अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड द अर्थ। अभी जस्ट बताया, इसलिए फील्ड को हम लोग नीचे की तरफ दिखाते हैं क्योंकि सारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो धरती की तरफ खींच रहा है। व्हेन अ बॉडी इज राइज्ड अबव अ ग्राउंड लेवल, सीधी सी बात है, अगर आप अभी ये सब हम लोगों ने जस्ट समझ लिया ना भाई, ठीक है। अगर आप बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगा के यानी एक्सटर्नल वर्क डन करके इसका हाइट अगर बढ़ाते तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh जो है आपका, ये एक तरीके से इंक्रीज होता है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh कितने के बराबर होगा, जो भी आपने वर्क डन किया है, जो भी आपने काम किया है इसको लिफ्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर हाइट तक, वही वर्क डन क्या हो जाता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है ना। आगे बोलता है द ग्रेटर द हाइट, जितना ज्यादा इस बॉल को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक तरीके से mgh, समझ में आया। तो h अगर आप बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या है, हाइट बढ़ाने के चलते आपको और फोर्स लगाना पड़ेगा। मींस जितना ज्यादा वर्क डन करेंगे उतना ज्यादा हाइट बढ़ते चला जाएगा, और जितना हाइट बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते चला जाएगा। वही बोल रहा था, ग्रेटर द हाइट टू विच द बॉडी इज राइज्ड द ग्रेटर विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बोलता है thus द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब ये जो आपका फील्ड है इस तरीके से नीचे वाले डायरेक्शन में दिखाया मैंने, इस फील्ड में इसका पोजीशन कहाँ पे है, ये पोजीशन इसका डिसाइड करता है किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। तो उसी तरीके से बोलता है, जिस तरीके से अर्थ का अपना यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसी तरीके से हर एक चार्ज का क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप एक छोटे से टेस्ट चार्ज को अगर आप प्लेस करते हैं भाई, तो सीधी सी बात है, इस टेस्ट चार्ज को एक तरीके से लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये वाला केस समझा रहा है, 3 से 4 केस हम लोग लेकर के ये सब समझ सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन सबका रिजल्ट जो है या फिर सबका जो मतलब है वही है कि एक मेरे पास चार्ज है ना, ये अपना इस तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो अगर आप यहाँ से कोई चार्ज को ला करके रखना चाहते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो बाहर तरफ धकेलेगा। तो अपने आप इसको यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकते हैं ए पॉइंट पे, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा वर्क डन करेंगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके बॉडी का पोजीशन मैटर करता है, ठीक है। पोजीशन कहाँ पे है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, उसी हिसाब से उस बॉडी का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो चार्ज के चलते जो फील्ड बनता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज किस पॉइंट पे है, किस पोजीशन पे है ना, उस बेसिस पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं भाई, जैसे यहाँ पे मेन चार्ज है तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस तरीके से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस तरीके से। और हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए भी क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में ही है। मान लेते हैं ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है ना। तो अगर आप इन्फिनिटी से यानी यहाँ से अगर आप कोई टेस्ट चार्ज को उठा करके इस ए पॉइंट पे रखना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है वो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जो भी आप काम करेंगे वो क्या हो जाएगा, इसके लिए एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा भाई, ठीक है। और वही पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखिए क्या होता है। जस्ट एज वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था कि अगर कोई चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप बाहर से कोई चार्ज को उठा करके रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे कम फोर्स लगेगा रिपल्सिव का, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे रखेंगे तो और थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे जितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर कम फोर्स लग रहा है इसका मतलब क्या हो, इस पॉइंट का इंटेंसिटी कम है, मींस फील्ड स्ट्रेंथ कम है। इस पॉइंट पे अगर आप रखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स से रिपेल कर रहा है, इसका मतलब क्या, इस पॉइंट का इंटेंसिटी भी ज्यादा है, यानी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा था, अभी जस्ट बताया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस एक तरीके से कमते चला जाता है। ओके, तो ये था मेरा एक तरीके से क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वही बोल रहा है, एज जस्ट बी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका फॉर्मूला पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या था भाई, एफ इक्वल टू जो फोर्स लग रहा था क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय क्यू। तो वही यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब ये सिंगल चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, इसको अगर आप उठाने के यहाँ पे रखने में जो भी आप क्या कर रहे हैं एक तरीके से वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसे फालतू लिखा हो, थ्योरी पढ़ लीजिएगा भाई। ओके, सब हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया हुआ है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप इन्फिनिटी से उठा करके इस पॉइंट पे रखने के लिए क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, है ना। और वही वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पढ़िए, डिफाइन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मींस जो भी आपने वर्क डन किया है यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे W लिखा हुआ है, ठीक है। और W ही क्या हो जाएगा भाई, W वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल। समझ में आया। तो ये दोनों सेम है, वर्क लिखिए या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, दोनों बराबर। कितना, एक यूनिट चार्ज को लाने में जो भी आप वर्क डन कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद आगे आइएगा तो आपको पढ़ाया जाता है भाई, पढ़ाया जाएगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझिए। देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था कि आपका जो बॉडी यानी जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हम लोगों ने रखा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए, यानी इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए किसी भी पॉइंट पे जो भी वर्क डन करना पड़ रहा था वही क्या था, वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। लेकिन ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होता है कि दोनों बॉडी जो होगा, यानी दोनों पॉइंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। पहले आप इमेजिन कीजिए भाई कि आपका यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ था। तो पहले आपने उठा करके क्या किया, इसको बी पॉइंट पे रखा है, ठीक है। और ये बी पॉइंट मान लेते हैं इस मेन चार्ज से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है,
ओके, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा भाई, अपने आप तो जाएगा नहीं, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर तरफ है तो इसको बार बार धकेलेगा, है ना। तो ओवरऑल इस पर वर्क डन किया आपने, ठीक है, इस पॉइंट पे रखने के लिए। ये वर्क डन मान लेते हैं आपने किया है एक तरीके से 2 जूल का, कोई दिक्कत। और वही सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, सेम चार्ज को आप उठा करके इस ए पॉइंट पे रखना चाहते हैं। तो ए पॉइंट जो है आपका, ये मान लेते हैं आपके चार्ज से कितना, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो सीधी सी बात है, चार्ज के नज़दीक पॉइंट है तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स होगा ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोर्स से धकेलेगा, मीन्स यहाँ का इंटेंसिटी ज़्यादा है, और ज़्यादा फोर्स से एक तरीके से रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक्सटर्नल फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं इसका मतलब क्या, आपने यहाँ पे वर्क डन एक तरीके से ज़्यादा किया होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आप ज़्यादा लगा रहे हैं, समझ में। तो ओवरऑल यहाँ पे लाने के लिए, यानी यहाँ से उठा के यहाँ पे लाने के लिए आपने वर्क डन ज़्यादा किया, इसका मतलब क्या, यहाँ का जो इसका पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो पोटेंशियल मान लेते हैं वी है, और यहाँ का जो पोटेंशियल है मान लेते हैं वी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 2 पॉइंट के बीच का, तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो ये मेरा सीधी सी बात है, अभी जस्ट बताया, यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा किया इसको लाने के लिए, तो वी मेरा वी का जो पोटेंशियल होगा ज़्यादा होगा, तो वी माइनस वी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा भाई। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो दोनों पॉइंट होता है ये आपका फील्ड के अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या है कि हम लोग अपने चार्ज को बाहर रख करके वर्क डन करके उसको अंदर ला रहे हैं, तो जो भी आपने वर्क डन किया वही यहाँ पे पोटेंशियल हो जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोलता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब सिंगल चार्ज के चलते अगर आपको किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि अभी हम लोग तो डेफिनेशन पढ़ा भाई, अब इसका मैग्नीट्यूड भी तो होगा। जैसे कूलम्ब्स लॉ क्या बोल रहा है कि दो अगर सेम चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दोनों रिपेल करेंगे, है ना, दूर जाएंगे एक दूसरे के। तो भाई कितने फोर्स से रिपेल करेगा इसका भी तो वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो अभी तक तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा, अब ये फॉर्मूला देगा जिससे कि हम लोग मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सब पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था भाई। ओके, देखिए अभी इसने क्या किया है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए से बी पे ला रहा हूँ, ठीक है। तो सीधे हमें वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन होगा क्या होगा, छोटा सा वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग को पता है जो फोर्स होगा, ये फोर्स किसके बराबर होगा, इस पॉइंट का जो भी इंटेंसिटी होगा भाई, समझ में आया। तो वही है कि ये जो फोर्स आपने लगाया है, इस फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पॉइंट का जो भी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी और फोर्स दोनों बराबर होता है, उसको मैं ई से रिप्लेस कर सकता हूँ ऐसे, dx। ई का वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है क्या होता है, ई का वैल्यू क्या है, क्यू, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है तो 1 कूलम्ब, तो 1 लिखने कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। 4 पाई ई नॉट डी आर, है ना, जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, x, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी बात किया भाई। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं, इसको यहाँ से उठा के किधर तरफ जा रहे हैं, फील्ड मेरा इधर तरफ है, इधर तरफ फील्ड है ना, ऐसे फील्ड है मेरा, और हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं ये ऐसे जा रहे हैं, मतलब फील्ड के अपोजिट काम कर रहे हैं। मीन्स ये जो मेरा वर्क डन होगा ये क्या होगा, एक तरीके से पॉजिटिव में आएगा, ये भले ही नेगेटिव में, लेकिन इसका इंटीग्रेशन सब कीजिएगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आपको एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने नेगेटिव डाल दिया, लेकिन इंटीग्रेशन कीजिएगा वैल्यू डाले ऑटोमेटिक, क्योंकि लैंग्वेज पढ़िए, इसका नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि ये जो डायरेक्शन एक्सिस को नेगेटिव मान लिया, ठीक है। तो नेगेटिव मीन्स, तो इसे हम लोग मतलब समझिए भाई, ओवरऑल समझिए ना, यहाँ पे इस लाइन को पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो आपका वर्क डन होगा ये पॉजिटिव ही आएगा, इसको इंटीग्रेशन करने का फाइनल जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ओके, और जो भी आपने वर्क डन किया है, जो भी आपने वर्क डन किया भाई, इसको यहाँ से उठा करके, पहले तो छोटा सा बताया, ठीक है, फिर इस तरीके से उठा करके अगर आपको यहाँ पे लाना, मीन्स ऐसे से dx डी बहुत सारे होंगे, इसका मतलब क्या, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ओवरऑल यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाने के लिए आप क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, जो भी वर्क डन कर रहे हो वही क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है। और ये पोटेंशियल इक्वल टू होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट, ई आर इसका वैल्यू का कांस्टेंट किया आ जाता है, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर, ठीक है। आर स्क्वायर नहीं होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता इसमें। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आते हैं आगे। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ लिया हम लोगों ने, और सब चीज़ समझ लिया भाई, जितना हम लोग को यहाँ पे रिवीजन करना था वो हम लोगों ने रिवीजन डाल दिया। अब हम लोग आते हैं अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ गया, उसके बाद फिर हम लोग वापस से आते हैं। ये है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक लिखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक, ये आधा दिया हुआ भाई, क्योंकि 12th क्लास जब आप पढ़िएगा ना तो उसमें पूरा चीज़ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो बस आपको रिवीजन डालने के लिए थोड़ा थोड़ा डाल दिया 12th वाला। यहाँ पे होता है टॉपिक ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट,
ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है एक तरीके से। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे कर्सिव लाइन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है ये, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ें क्या लिखा है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड छूट गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे ये फॉर्मूला भी पढ़िए, अभी मैं डिराइव करवाऊंगा यहाँ तक कहाँ से है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है आपका, dv बाय ds, और ये dv बाय ds नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, समझना है, dv बाय ds, ds जहाँ पे क्या आपका एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम लोग आते हैं भाई, ठीक है, आते हैं, आप इसी चीज़ को तो समझना है, हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया भाई कि पॉजिटिव वर्क डन कब लेंगे, या फिर मेरा पॉजिटिव वर्क डन किसे कहा जाता है, नेगेटिव वर्क डन किसे कहा जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे वर्क डन का यानी फील्ड के द्वारा जो भी वर्क डन होगा उसका यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किया है, W इक्वल टू माइनस ई इंटू, क्योंकि ये F था तो F के जगह मैंने यहाँ पे ऊपर से वैल्यू डाल दिया, ठीक है। ओके, अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भाई कि जो वर्क डन आपने दिखाया है ये फील्ड के द्वारा ही क्यों दिखाया है, तो फील्ड के द्वारा इसलिए दिखा रहा है भाई क्योंकि हम लोग जब टाइटल पढ़ेंगे ना, क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल ड्यू टू फील्ड के द्वारा, ठीक है, समझना, फील्ड के द्वारा जो हमारा वर्क डन होगा उसके बारे में, एक्सटर्नल जो हम लोग लगा रहे हैं फोर्स, उसके चलते जो वर्क डन होगा उसके चलते हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये फील्ड के द्वारा एक तरीके से वर्क डन क्या होगा, फील्ड के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, फील्ड के द्वारा एक तरीके से वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हर जगह फील्ड का ही जिक्र होता है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो वर्क डन निकाल रहे हैं, ये वर्क डन किसके द्वारा किया गया है, ये फील्ड के द्वारा किया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप एक तरीके से देखना चाहते हैं, किसके बीच में, वर्क डन ड्यू टू फील्ड, किसका वर्क डन, फील्ड के द्वारा, ठीक है, एंड पोटेंशियल किसके द्वारा, फील्ड के द्वारा, समझे। हर एक चीज में हम लोग फील्ड के बारे में ही बात करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन से हम लोग को कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता है। ओके, तो ओवरऑल फील्ड के द्वारा जो वर्क डन हो गया हम लोग का, ये है मेरा माइनस ई इंटू क्यू नॉट इंटू डेल एस, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग को रिलेशनशिप बैठाना है किसके बीच में, वर्क डन और पोटेंशियल के बीच में, मींस वोल्टेज के बीच में। तो हम लोग का यहाँ पे भाई जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है, क्या होता है, इसको मैं लिखता हूँ चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। ये क्या होता है बताइए, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, W बाय क्यू, समझ में भाई, वोल्टेज इक्वल टू ये ना W बाई क्यू। और अगर मैं यहाँ से वर्क डन का यहाँ पे वैल्यू डालूँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू क्यू, ई जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ओके, इंटू जो मेरा डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्यू। और ये क्यू क्या होगा, जब आप वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़िएगा भाई, अभी जैसे मैंने आपको पोटेंशियल बताया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग यहाँ पे कौन सा चार्ज लेके आते हैं, हमेशा टेस्ट चार्ज को ही लेकर के आया जाता है, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज पे जो भी आपने वर्क डन किया है वही क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बन जाता है ना। तो ओवरऑल ये जो इसका पोटेंशियल होगा V इक्वल टू क्या लिखेंगे, W बाय क्यू नॉट, समझ में। तो और ये जो चार्ज होता है मेरा क्यू नॉट होता है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो मेरा पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, माइनस E, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इनटू ये हो जाएगा मेरा डेल एस, ओके। और एक चीज़ देखिए, एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझाता हूँ। एक चीज़ हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया भाई, ये जो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया है, वर्क डन का ये जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था भाई, फील्ड के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, ये मेरा नेगेटिव था, F इंटू डेल एस। वर्क का जो एक्चुअल फार्मूला होता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, समझ में यार, क्लियर हुआ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये मेरा वेक्टर F डॉट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, क्लियर हुआ। तो मैंने यहाँ पे कॉस थीटा नहीं दिखाया, मैंने समझ में, कॉस थीटा नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कॉस थीटा नहीं दिखा रहा हूँ, कॉस थीटा अगर मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कॉस थीटा हम लोग नहीं दिखा रहे हैं ना भाई, तो डॉट में दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर इसको आप ऐसे दिखाइए, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, समझ में आया। अब देखिए ये जो F था, इस F का मैंने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, क्लियर हुआ। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है।
तो एफ का मैंने वैल्यू डाल दिया, ये डॉट ही रहने देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बताया कि जो मेरा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लाया। अब मैं रिलेशन देखना चाहता हूँ। अभी जस्ट बताया कि जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन देखा ना कि क्या रिलेशन है, उसी तरीके से आपका वर्क डन ड्यू टू फील्ड और जो आपका पोटेंशियल है ड्यू टू फील्ड, उनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो रिलेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो वर्क डन को अब मैं यहाँ पे उठा के लिख देता हूँ, ये हो जाएगा, यहाँ पे डॉट रहने देते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया है, ये जो मेरा वोल्टेज होता है, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल के रूप में, तो पोटेंशियल इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू है ना, तो यहाँ से मैं डब्ल्यू का वैल्यू डाल दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डॉट ही होगा, डॉट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डेल एस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देखूं, तो यहाँ पे माइनस इधर दे देते हैं, यानी माइनस से क्या हो जाएगा, इसको डेल वी रहना, मतलब चेंज इन पोटेंशियल भाई, या फिर कहीं छोटा सा मैं वोल्टेज देख रहा हूँ ऐसे समझिए। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डेल एस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे डेल एस क्या डिस्प्लेसमेंट है मेरा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, और जो आपका पोटेंशियल है, इस टाइटल को ना थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इस टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन काट के भाई इसको कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, क्योंकि हम लोगों ने वर्क डन एक तरीके से यूज किया है, ये क्या है, मीडिएटर है। ठीक है, इसको यूज करके मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको यूज करके, वर्क डन को यूज करके मैंने क्या किया है भाई, वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करके वर्क डन को यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल इसको डालेंगे तो ई आएगा और वी आएगा, तो ओवरऑल इसको आप डाल लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ओवरऑल आपका आ गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या है, इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो टर्म लिखा गया है भाई, ये जो टर्म लिखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आपको डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी या फिर ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आपको दूसरे वर्ड में डिफाइन करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट का होता है। ठीक है, या फिर कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, और अब हम लोग थोड़ा सा बुक के ऊपर आते हैं भाई, अब आपको समझ में आ जाएगा। बस मेरे को यहाँ पर समझाना था ये होता क्या है, यानी आप यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको और भी मैं अगर सिंपल लाइन मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको मैंने बोल दिया नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि कुछ नहीं, जो भी उस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन, वही क्या होता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो सबको आपस में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब समझ में आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। देखिए, आते हम लोग वापस से अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। कहाँ गया भाई हम लोग का कॉन्सेप्ट, न्यू पेज में खोलता हूँ फिर से। देखिए, इसने जो डिफाइन किया यहाँ पे, ये रिलेशन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये डेल वी का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके, ये जो मैंने आपके डेल वी दिखाया ना, डेल वी कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल भाई। पोटेंशियल भी कौन सा, वो पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरीके से समझिए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वी ए माइनस वी, मतलब दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, वो है आपका। ओके, तो क्या है, डेल वी मींस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप थ्योरी पढ़िए क्या बोलता है, बोल रहा है भाई, सिंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अभी बताया न्यूमेरिकली क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, एट एनी पॉइंट। और इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी मैंने आपको बताई कुछ नहीं, उस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, अगर फोर्स कम लग रहा है मीन्स वहां का इंटेंसिटी कम है, और इंटेंसिटी कम है मीन्स उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम है वहां पे एक तरीके से। वही फोर्स ज्यादा लग रहा है किसी टेस्ट चार्ज पे उस पॉइंट पे, तो इंटेंसिटी भी ज्यादा है मीन्स वहां का पोटेंशियल ग्रेडियंट भी एक तरीके से ज्यादा है। तो वही बोलता है सिंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट, बोथ मस्ट बी मेजर इन द सेम यूनिट, क्योंकि सब आपस में बराबर है। क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं फॉर्मूला है आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है एक और, ये क्या हो जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टेज आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका मीटर हो गया। ओके भाई, ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया हुआ ना। ओके, इक्वल टू क्या होता है आपका v/d होता है, समझ में। ओके, तो वही बोल रहा है इसको हम लोग। और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, जो F इक्वल टू क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू जो आपका चार्ज होता है। यहाँ से E इक्वल टू अगर निकाले तो क्या हो जाएगा F/Q मींस इसका एक और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम में भी मेजर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वोल्ट पर मीटर में भी एक तरीके से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ नहीं भाई, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, लेकिन आपको बस समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में डिफाइन कर रहा है तो आपको हमेशा आगे में नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ओके, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो अभी आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो E इक्वल टू ये होता है माइनस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने कैपेसिटेंस के ऊपर भाई, ठीक है। ये था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो देखिए क्या बोलता है, मैंने आपको अभी तक समझाया भाई, ये पूरा जो रीजन था लास्ट वाले सेशन में बताया था कि पूरे रीजन में क्या हो रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसका मतलब क्या, इसी वाले रीजन में क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। और लास्ट वाले सेशन बताया था कि जो इंटेंसिटी था वो आपका वेरी कर रहा था, एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा था ना, वो कांस्टेंट नहीं था। ओके, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है आपका, इसका मतलब क्या हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपका हर एक जगह पे अलग अलग होगा, क्योंकि अभी जस्ट डिफाइन किया कि जो E है आपका ये माइनस ऑफ क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं एक तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या बोलता है, पढ़ते हैं हम लोग। बस मेरे को यही प्रूफ करना था भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, समझना, यानी दोनों का सेम मीनिंग होता है। लेकिन समझिए यहाँ पे क्या बोलता है, अंडर ऑपरेटिंग कंडीशंस द इंसुलेशन ऑफ केबल इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यानी जब ये वर्किंग में होगा, यानी जब इसका सप्लाई ले रहे होंगे हम लोग, तो सीधी सी बात है भाई, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें क्या होता है, करंट होगा, एक वोल्टेज होगा, है ना। तो वही बोल रहा था इंसुलेशन ऑफ अ केबल, इंसुलेशन किसके बीच में डला हुआ है, ये जो है आपका ये पेपर इंसुलेशन है पूरा, है ना। ये भाई पूरा ये क्या है, अपने आप में कॉपर का होगा, इसके बीच में हम लोगों ने पेपर इंसुलेशन फील किया, जो कि हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब ये वर्किंग कंडीशन में होगा, द इंसुलेशन ऑफ केबल इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगेगा इस इंसुलेशन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है एक तरीके से। अब थोड़ा सा मैं आपको और भी समझाता हूँ डिटेल में। देखिए भाई मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वोल्टेज का डेफिनेशन मैंने क्या दिया था कि मान लेते हैं अगर आप एक सिंगल एटम के ऊपर फोकस करें, और ये मान लेते हैं एल्यूमिनियम का एटम है भाई, है ना। तो ओवरऑल इसके अंदर बाहरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से। ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस से, ये मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये अंदर वाले फोर्स क्या कर रहा है, इस सर्कुलर मोशन में घूमने में लगा दे रहा है, इसलिए सर्कुलर मोशन में एक तरीके से अपने सर्कुलर मोशन को मेंटेन करके रख पा रहा है। लेकिन मान लेते हैं मेरे को इसको यहाँ से उखाड़ना है, बाहर निकालना है, इसको फ्री बनाना है। फ्री बनाने का मतलब क्या है, इसका जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों बंधा हुआ है, उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाएंगे हम लोग, तो हम लोग को पता है ऑलरेडी कि लोहे को हम लोग लोहे से ही काटते हैं। तो ये चार्ज है, तो इस चार्ज को भी एक तरीके से बाहर निकालना, तो मेरे को एक और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। और ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का लाना पड़ेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग चार्ज लाना पड़ेगा। तो जैसे स्ट्रॉन्ग चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होकर इधर बाहर तरफ निकल जाएगा, मीन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्लियर हो गया। और ये किसका काम करता है, ये कौन ऐसा काम करता है, ये करता है मेरा बैटरी। क्योंकि बैटरी को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, जबरदस्ती हम लोगों ने इस प्लेट का इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रखा होता है ना। तो ओवरऑल इसमें इलेक्ट्रॉन का ज्यादा एक तरीके से
वो हो गया है ना, बहुत ज़्यादा जमेड़ा हो गया, फिर कहिए इस प्लेट से मैंने इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे दिया पूरा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मीन्स नेगेटिव प्लेट पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो बैटरी अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज पर एक्ट करता है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो ये हम लोग का वोल्टेज का मतलब समझाया जाता है कि वोल्टेज कुछ नहीं, वर्क डन काम करता है, एक एक्सटर्नल वर्क डन की तरह एक्ट करता है। और वर्क इक्वल टू कुछ नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मींस बैटरी जो होता है इन चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है भाई। ठीक है, और ये क्योंकि अपने आप में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है ये, और अभी जस्ट बताया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो बिना कोई कॉन्टैक्ट में इसको अपने तरफ खींच ले रहा है। इसका मतलब क्या, कैसे खींचता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है इसको खींचने में, समझ में आया। तो वही चीज है कि जैसे आप बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी के चलते क्या होता है, अपना इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसको अपने तरफ खींच लेता है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल ये तो मैंने आपको वोल्टेज का मतलब समझाया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट की बात करूँ तो ओवरऑल ये अगर पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई भी चार्ज को रखेंगे, मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन ना रख के मैं यहाँ पे एक एटम रख रहा हूँ, एल्युमिनियम वाला ही एटम रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए इसमें 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ओवरऑल देखिए इसके अंदर एक और ऑर्बिट बना देते हैं भाई, लेकिन समझिए इमेजिन कीजिए ना, ओके फटाफट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम आपने रखा है, इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है ऑर्बिट के अंदर, इसके ऊपर इस फील्ड के चलते क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। समझ में आया, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स हमेशा क्या रहता है, फील्ड के अपोजिट लगता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा, मींस ये प्लेट इसको क्या कर रहा है, एक तरह खींच रहा है, मींस इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर एक स्ट्रेस लग रहा है भाई। फोर्स का मतलब क्या है, स्ट्रेस महसूस कर रहा है ना। समझ में, अगर आपके सर को ऐसे पकड़ के कोई दबाएगा तो आपको लगेगा कोई दबा रहा है एक तरीके से, मींस उसको स्ट्रेस बोलते हैं एक तरीके से। क्लियर हुआ। तो इस एटम को हमेशा महसूस होगा, यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसको हमेशा महसूस होगा कि मेरे को कोई खींच रहा है। अब मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत वीक है, वीक क्या होगा, मतलब ये प्लेट जो है बहुत वीक है एक तरीके से। ठीक है, चार्ज जो है इनमें बहुत कम है, तो ओवरऑल इसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाएगा। लेकिन मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, पोटेंशियल बढ़ाते गया, पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होता है, आपका चार्ज बढ़ते चला जाता है ना। ओवरऑल चार्ज बढ़ते चला गया, इसका मतलब क्या है, ये उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते चला जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इसको खींच लेगा। मींस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, मींस फोर्स ज्यादा बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। फिर ये जो आपका यहाँ पे एटम रखा हुआ था ये आयोन्स बन जाएगा, या फिर कहिए यहाँ पे जो एक आपने एल्युमिनियम का टुकड़ा रखा हुआ था इसमें से जैसे चार्ज निकल जाएगा, मींस क्या हो गया, फिर कहिए एयर रखा हुआ है, एयर भरा हुआ है भाई। ठीक है, एयर, तो एयर का मैंने यहाँ पे एक एटम दिखाया है। ठीक है, तो एयर क्या होगा, अभी डाइलेक्ट्रिक की तरह एक्ट कर रहा होगा, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा होगा। कब, जब तक कि इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बाहर ना निकल जाए। यानी जैसी आयोन्स बनेगा, आयोन्स जैसी बना, इसका मतलब क्या है, ये जो एयर मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मान लेते हैं ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आयोन्स बन गया। इसका मतलब क्या, ये एक तरीके से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, मींस अब ये एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी बोल रहा है कि जब ये केबल आपका वर्किंग कंडीशन में होगा, तो वर्किंग कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस रीजन में आपका जो पेपर रखा है, उस पेपर के अंदर छोटे छोटे एटम्स होंगे, उस एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या हो रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। उसी को बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स झेल रहा है इसके अंदर वाला मतलब कागज के अंदर वाला एटम, सारा का सारा क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर है। बोलता है दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। इसको क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, क्योंकि भाई पेपर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर भी बोल रहे हैं, इंसुलेशन का काम कर रहा हो, पेपर को ही डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं हम लोग, इसलिए बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। कोई दिक्कत, आगे बोलता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन अ केबल, इन फैक्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी जस्ट यहाँ पे स्टार मार्क डाल के दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। एट दैट पॉइंट क्या बोला, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन अ केबल इज इन फैक्ट द, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या है, आपको रिलेट करवा रहा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या बताया इसने, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब बता रहा है ये सीधे सीधे किसके बारे में, या तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट ले लीजिए या तो फिर कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि हम लोग को पता है भाई, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ। और एक चीज समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने बताया कि जो भी फोर्स लगता है उस पॉइंट पे वही होता है, और इसी को मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बताया, और इसी को आप लिख लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस भी होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, समझ में आया, इतना सारा मैंने डेफिनेशन इक्वल टू कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब समझाया मैंने आपको। अब देखिए ये आपका ऐसा समझिए ना, इसको मैं ये वाला लेता हूँ भाई। ठीक है, ये चार्ज है मेरा पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस तरीके से, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं बाहर से कोई चार्ज रखूं, तो अभी हम लोग फर्स्ट केस में यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, है ना, फोर्स कम लगा रहा है, समझ गया, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है।
अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ बी पॉइंट पे, तो ये थोड़ा चार्ज के नजदीक आ गया, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा लगेगा, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने क्या डिफाइन किया, एक तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है। इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट और ज्यादा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ज्यादा होगा, फिर ये फोर्स जो लगेगा रिपल्सिव का ये और ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए भाई, अब देखिए इसी चीज को मैं अब यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इसको मिटा करके थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं। ये चार्ज हो गया Q। मैं यहां पे अब क्या कर रहा हूं, मैंने 3 पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, तीनों क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो यहां पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये E1 है, और जो फोर्स लग रहा है F1 है, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये मेरा मान लेते हैं G1 है। ठीक है, ये E2 है और ये E3 है। हम लोग को पता है कि E3 जो होगा सबसे बड़ा होगा, यानी E3 जो है यानी यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा मीन्स यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ये बहुत ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना। क्लियर हुआ? तो अब देखिए मैं यहाँ पे अपने ऑक्सीजन के एटम को रख रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे पूरा एयर भरा हुआ है, एक तरीके से एयर भरा हुआ, मैं एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो एक ऑक्सीजन एटम को मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, सबसे पहले यहाँ पे रख रहा हूँ, A पॉइंट पे रख रहा हूँ भाई। ठीक है, 1 2, ठीक है 8 होता है ना, तो ये 2 में ही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बताइए यहाँ पे जो इसको इलेक्ट्रिक स्ट्रेस देखने को मिलेगा इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यानी भाई ये फोर्स कम लग रहा होगा ना इसके ऊपर। अभी जस्ट बताना, यहाँ पे फोर्स मतलब ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसको खींच रहा होगा अंदर तरफ, ये जो फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर बहुत कम लग रहा होगा। सर क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और फोर्स कम लग रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस A पॉइंट पे बहुत कम है, मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम है। अब मान लेते हैं सेकंड केस में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इस एटम को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्टेंस कम हो गया, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था जैसे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे इनको भाई इनको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, मेरे को कोई कस के खींच रहा है। ठीक है, समझ में आया है ना, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस ज़्यादा है यहाँ पे। या फिर कहिए जो डायलेक्ट्रिक इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पे एयर, ये कहेंगे यहाँ पे इसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वाले से। अब लास्ट केस में मैंने इसको यहाँ पे रख दिया भाई, ओके यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोर्स सबसे ज़्यादा था, फोर्स ज़्यादा में इंटेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन तुरंत उखड़ जाएगा, क्योंकि भाई फोर्स बहुत ज़्यादा है, तुरंत ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज खींच लेगा। समझ में आया? यानी यहाँ पे इतना ज़्यादा डायलेक्ट्रिक, यानी इस डायलेक्ट्रिक के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस बना कि डायलेक्ट्रिक क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, यानी पंचर हो गया। समझ में? इसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझ में आया? तो आप देख रहे हैं भाई यहाँ पे कि जो मेरा डायलेक्ट्रिक होगा वो एक पर्टिकुलर फोर्स पे ही, यानी एक पर्टिकुलर फोर्स को ही झेल पाएगा। जैसे यहाँ पे इसने झेल दिया इस फोर्स को, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं 2 न्यूटन का लग रहा था फोर्स, यहाँ पे मान लेते हैं 4 न्यूटन का, यहाँ पे मान लेते हैं 10 न्यूटन का। ठीक है, तो ये 2 न्यूटन के फोर्स को इसने झेल लिया, मीन्स यहाँ पे इस फोर्स पे यानी इस पोटेंशियल पे क्या कर सकता है, प्रॉपर वे में डायलेक्ट्रिक की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे भी प्रॉपर वे में डायलेक्ट्रिक की तरह काम कर सकता है, लेकिन इस वाले फोर्स पे ये पंचर हो गया। इसका मतलब क्या, इस पोटेंशियल पे, क्योंकि भाई पोटेंशियल मैं बता रहा हूं ना कि कोई भी चार्ज को अगर आप उठा के यहाँ पे रखना चाहेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल भी तो होगा, हर एक पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा, फोर्स भी होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होगा, और इसी पॉइंट का आपका क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। क्योंकि इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे तो कम वर्क डन लग रहा है करने में, है ना, तो ओवरऑल यहाँ पे पोटेंशियल भी कम होगा। वही टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ पे रखिए तो यहाँ पे ज्यादा वर्क डन लगेगा, क्योंकि अपोजिशन ज्यादा मिल रहा है, मींस यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है। और वही इसको आप उठा के यहाँ पे रखिए थर्ड पॉइंट पे, C पॉइंट पे, यहाँ पे और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा है। तो देख रहे हैं जो डायलेक्ट्रिक है ये पोटेंशियल को एक तरीके से झेल रहा है, ये V पोटेंशियल को झेल दिया, इसने भी झेल लिया, लेकिन ये वाला यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा था, इसने झेल नहीं पाया। इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल गया, मींस आयोनाइज हो गया। इसका मतलब क्या, ये एक तरीके से कंडक्टर पर बिहेव कर रहा है, मींस डायलेक्ट्रिक मेरा यहाँ पे पंचर हो चुका है, फिर ब्रेकडाउन हो चुका है। भाई इस तरीके से जो है ना कोई भी नहीं समझाएगा आपको, कोई भी नहीं। ठीक है, अच्छे लोग जो है ना ये सब टॉपिक में फंस जाते हैं। मैं इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये सब टेक्निकल वर्ड आपको समझ में आए और अंदर में फील हो कि कैपेसिटर, यानी इसके अंदर हो क्या रहा है, ये जो कैपेसिटर फॉर्म और इस कैपेसिटर के अंदर चल क्या रहा है, एक तरीके से इसका जो डायलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ उसके अंदर। ओके, तो आप देख रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पेपर भरा हुआ है, इस पेपर के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स के ऊपर क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। और जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स भी एक तरीके से चेंज होते चला जा रहा है ना, कहीं पे ज्यादा लग रहा है, कहीं पे कम लग रहा है। अब देखिए क्या बोलता है, पढ़ते हैं हम लोग भाई
क्या बोलता है, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया होगा, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन अ केबल, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस मतलब क्या, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ बोल सकते हैं या फिर इंटेंसिटी की तरह समझ सकते हैं। अब आगे बोलते हैं यहाँ पे, कंसीडर अ सिंगल कोर केबल विथ अ डायमीटर डी, ठीक है। ये छोटा वाले का हम लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बात करता है, डी है इसका कैपिटल डी है, ठीक है। रेडियस होगा d/2, इसका हो जाएगा कैपिटल D/2, ठीक है। आगे बोलता है, हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले वाले आर्टिकल में प्रूफ किया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट अ x मीटर डिस्टेंस, हम है ना गॉसियन सरफेस लिया था हम लोगों ने यहाँ पे, और ये गॉसियन सरफेस का जो रेडियस था ये हम लोगों ने x लिया था, है ना। तो वही बोल रहा है x मीटर के डिस्टेंस पे जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था ये आया था हम लोग का ये, ठीक है। अब आगे बोलता है, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कुछ नहीं है, क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अभी जस्ट बताया फिर ये इसके फोर्स के बराबर होता है। देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, एट अ पॉइंट x मीटर फ्रॉम द सेंटर इज, सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ओके। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो e था वही मेरा g हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यूनिटी भी आपका वही रहेगा क्योंकि आपस में सब क्या है, बराबर होते हैं, समझ में आया। आगे बोलता है, एज प्रूव्ड इन द आर्टिकल, इससे पहले वाला आर्टिकल में प्रूव किया, पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोगों ने निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला था भाई, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के ही तो हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला था लास्ट वाले वीडियो में। सी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल पहले निकाला था फिर चार्ज से डिवाइड कर दिया था इसको, समझ में आया। तो पोटेंशियल हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में प्रूफ किया, तो वही है, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला था, ये था मेरा पोटेंशियल। अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं Q की बात करूँ, चार्ज की बात करूँ, चार्ज यहाँ से निकल जाएगा भाई, यहाँ से चार्ज निकल जाए ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2πE0 डिवाइडेड बाई ये, ठीक है, मेरा चार्ज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज भाई मेरे ख्याल से मैंने अटैच नहीं किया है, एक मिनट। नेक्स्ट पेज भाई आपका अटैच नहीं हो पाया, एक मिनट में बुक लेकर के आता हूँ, वीडियो को थोड़ा क्लोज करते हैं यहाँ पे। देखिए भाई, हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। चार्ज का वैल्यू हम लोग का यहाँ से आ जाएगा, पोटेंशियल का जो फार्मूला था यहाँ से हम लोग निकाल लिया चार्ज का वैल्यू। अब हम लोग आते हैं आगे, थोड़ा सा आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q, यानी जो चार्ज का वैल्यू आया है मेरा, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किस में, एक्सप्रेशन 1 में। एक्सप्रेशन 1 कौन सा था मेरा, ये G वाला, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो था, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इस Q का वैल्यू डाल दिया है, ओके। तो G इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, Q का वैल्यू जब डालिएगा तो 2πE0 डिवाइडेड log E d/d डाल दिया हम लोगों ने। तो ओवरऑल सॉल्व करने पे मेरा ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाय log x d/d, ठीक है। तो ये मेरा आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखिए क्या बोल रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम एक्सप्रेशन 3rd, यानी ये इक्वेशन जो मेरा बना है फाइनल इक्वेशन, इसमें बोल रहा है साफ साफ, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स उस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, अगर आप कोई टेस्ट चार्ज ला करके रखते हैं वो, या फिर कहिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लग रहा हो वो, ठीक है। तो बोलता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस x, और ये x क्या था, x था मेरा, x था भाई मेरा ये जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने लिया था, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, इसका एक तरीके से रेडियस, है ना। तो कल ही बताया था मैंने आपको, ये था मेरा x। तो अगर आप गॉसियन सरफेस थोड़ा सा और बड़ा लेंगे, यानी ये वाला लेंगे, तो x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, समझ में बात को। यानी x जो है आपका कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये पूरा सेंटर से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस मेरा क्या है, स्मॉल रेडियस के बराबर, लेकिन ये वाला पूरा पूरा वेरी कर रहा है, मतलब हर एक जगह क्या हो रहा है एक तरीके से भाई। x मतलब समझिए ना, गॉसियन सरफेस था आपका, तो गॉसियन सरफेस में कहीं पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इसमें बहुत सारे, है ना, बहुत सारे इन्फिनाइट गॉसियन सरफेस हो जाएंगे, जिसका रेडियस जो होगा x हो गया, x1 x2 इस तरीके से ले सकते हैं। तो वही बोल रहा है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी जो g है मेरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के ऊपर। देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज मिनिमम। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। इसको पहले मिटाता हूँ, फालतू फालतू चीज इतना आ जाता है ना भाई यहाँ पे। अगर हम लोग x को एक तरीके से मिनिमम करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरा मैक्सिमम होगा, मीन्स वहाँ का इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, मीन्स उस पॉइंट पे फोर्स भी एक तरीके से मैक्सिमम लग रहा होगा, मीन्स उस पॉइंट पे जो डाइलेक्ट्रिक रखा होगा, जैसे यहाँ पे पेपर भरा हुआ है, उस पेपर के अंदर जो
एटम्स होंगे, उन एटम्स के ऊपर जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर बहुत ज़बरदस्त फोर्स लग रहा होगा भाई, मीन्स उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बोलता है अगर x की वैल्यू हम लोग मिनिमम रखें तो g मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और x का वैल्यू मिनिमम कब होगा बताइए, हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो कम से कम कहाँ लेंगे, इसके अंदर तो ले ही नहीं सकते, अंदर में गॉसियन सरफेस लेना कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है भाई, कोई चार्ज इनक्लोज्ड है नहीं, तो अंदर में कोई भी मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा ही नहीं, समझ में आया। तो गॉसियन सरफेस कहाँ लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेने का मतलब क्या है कि उस सरफेस के अंदर कोई ना कोई चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस कहाँ पे हो सकता है, मिनिमम कहाँ पे हो सकता है, यही हो सकता है ना, सरफेस पे ले लीजिए, गॉसियन सरफेस इसी को ले लीजिए, गॉसियन सरफेस मान लीजिए, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो x होगा, x का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, इसका जो रेडियस होगा वो स्मॉल d/2, समझ में आया। तो ये मिनिमम होगा भाई, x इज मिनिमम कब होगा, जो x इक्वल टू स्मॉल d/2, और इसका मतलब क्या है, सरफेस, ठीक है, और एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो सरफेस ऑफ कंडक्टर है, अंदर वाला जो कंडक्टर है भाई, इसके सरफेस पे क्या है मेरा, g मैक्सिमम है, क्योंकि भाई x मिनिमम है ना यहाँ पे, तो g मेरा मैक्सिमम हो गया, और g मैक्सिमम तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम मींस फोर्स मैक्सिमम मींस स्ट्रेस मैक्सिमम, समझ में आया, स्ट्रेस जो होगा मैक्सिमम होगा। अब आगे बोलता है ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी मिनिमम, मिनिमम कब होगा, जब x मेरा मैक्सिमम हो जाए, और x मैक्सिमम कब होगा, जब आप ये बड़ा वाला डिस्टेंस ले लें, ठीक है भाई, क्योंकि यही मैक्सिमम होगा ना। आप गॉस थ्योरम क्या ले सकते हैं, हम लोग केवल कैपेसिटर के अंदर में ही देखना ना, मैक्सिमम क्या हो सकता है, गॉसियन सरफेस का रेडियस कैपिटल d/2, तो वही है, ठीक है। और क्योंकि मेरा ये मैक्सिमम हो गया, x मेरा मैक्सिमम हो गया, तो g मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोलता है पोटेंशियल ग्रेडियंट मिनिमम होगा, मिनिमम कहने का मतलब क्या है, सरफेस पे g मेरा एक तरीके से मिनिमम है, और ये E के बराबर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम, मींस यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो भी मिनिमम होगा, मींस यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा होगा इस पेपर इंसुलेशन के ऊपर वो भी एक तरीके से मिनिमम लग रहा होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसने क्या किया है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या कर दिया, हम लोगों को पता है मैक्सिमम मेरे को पोटेंशियल ग्रेडियंट कब मिलेगा, जब x का वैल्यू मिनिमम होगा, तो x का वैल्यू पहले इसने एक बार ये पुट किया है, ठीक है। तो एक बार पुट करेंगे स्मॉल d/2, तो मेरा ये वैल्यू बन जाएगा, ठीक है, यानी यही है भाई, x इक्वल टू d/2 हम लोगों ने पुट कर दिया थर्ड एक्सप्रेशन में, तो मुझे मिल गया मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि 2v डिवाइडेड बाय d log कैपिटल d/d होता है। और मिनिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2v कैपिटल d log कैपिटल d/2, समझ में आया। और पोटेंशियल ग्रेडियंट ही अभी जस्ट बताया, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अभी जस्ट बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 यूनिट होता है, एक हो गया आपका न्यूटन पर कूलम और एक हो गया आपका वोल्ट पर मीटर, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी डिफाइन किया हम लोगों ने, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये वोल्टेज है नहीं, वोल्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट मीटर हो गया, ठीक है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है भाई, ओके। अब रेशियो अगर पूछता है मैक्सिमम बाय मिनिमम का, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल D बाय स्मॉल d, ओके। किसका रेशियो, मैक्सिमम बाय मिनिमम का बोल रहा है ये। और ये पावर सिस्टम पढ़िएगा ना भाई, ये इक्वेशन इतना तंग करेगा आपको, अगर आपने नहीं समझा है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा आपको, ठीक है। और इससे बहुत सारा MCQs भी बनता है, ये दो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना लास्ट वाला, मैक्सिमम और मिनिमम, ये तो डायरेक्ट पूछ देगा आपका थ्योरेटिकल MCQs में, कि अगर आपके पास कोई अंडरग्राउंड केबल है तो उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा, ओके, सरफेस पे होगा या फिर आउटसाइड होगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, अब देख रहे हैं, साफ देख रहे हैं भाई, साफ देख रहे हैं कि मेरा जो ये दो प्लेट के बीच में कहाँ गया भाई हम लोग का पेपर, यहाँ पे लगाता है, देखिए दो प्लेट के बीच में जो मेरा ये डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, मींस पेपर इंसुलेशन डाला है, इसमें जो स्ट्रेस लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है, इधर आपका मिनिमम है, मींस अगर आप ऐसे बाहर जाएंगे, यानी क्या इस कंडक्टर से जैसे दूर जाएंगे, जैसे धीरे धीरे बाहर तरफ निकलेंगे, वैसे स्ट्रेस कम चला जाता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे थ्योरी बना करके कि एज द बोलता है द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इन अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इट इज क्लियर दैट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द कंडक्टर सरफेस एंड इट्स वैल्यू गोज on decreasing as we move away from the conductor. It may be noted that maximum stress is an important consideration in the design of a cable for, सीधी सी बात है भाई, अगर आप कोई भी केबल डिजाइन कर रहे हैं तो इसका मैक्सिमम जो स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस में इसका क्या हो जाएगा, आपको इंसुलेशन लेवल या फिर कहिए जो डाइलेक्ट्रिक आप यूज कर रहे हैं, पेपर हो गया, ऑयल हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिसाइड करना पड़ेगा, इस मैक्सिमम स्ट्रेस को झेलना चाहिए,
समझ में आया? अगर वो मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं झेल पाएगा तो क्या हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। समझ में आया? तो वही बोल रहा है, इट मे बी नोटेड दैट मैक्सिमम स्ट्रेस इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ अ केबल। फॉर इंस्टेंट, अब इमेजिन करवा रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू से, इफ अ केबल इज ऑपरेटेड एट सच अ वोल्टेज दैट मैक्सिमम स्ट्रेस जो सरफेस पे आ रहा है ये मान लेते हैं 5 kV पर mm है, तो हम लोग यहाँ पे जो इंसुलेशन यूज करेंगे उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा कितना होगा, एटलीस्ट मींस कम से कम तो 5 kV पर mm होना चाहिए। अगर आपने इससे लो वाला एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक बाई जो इंसुलेशन होता है ना, या फिर डाइलेक्ट्रिक होता है वोल्टेज पे डिफाइन होता है, ठीक है, वोल्टेज के हिसाब से रेटिंग करता है, ये सब 1000 बार बता रखा है मैंने आपको। तो ये कि एटलीस्ट तो इतना होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक पंचर हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं, है ना। और अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया इसका मतलब क्या हो गया, आपका यहाँ पे फॉल्ट आ जाएगा। फॉल्ट आने का मतलब क्या है, ये पूरा आयोनाइज्ड हो गया अंदर में जो पेपर था, मींस ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट दोनों जुड़ जाएगा और ये ग्राउंडेड होता है भाई, ठीक है, तो पूरा आपका LG फॉल्ट आ जाएगा इसमें। तो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आया होगा भाई, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। ओके, तो पहले आप इसका फीडबैक दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।